हेलो डियर। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को पता है कि बहाली आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट जो है फुल एडवर्टीजमेंट समझाऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कितना पद है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना फ़ी लगेगा, आपका चयन किस बेसिस पर होने वाला है, ठीक है ना, उम्र क्या होने वाला है, समझ गए, अनुभव का फ़ायदा किनको मिलेगा, समझ गए चीज़ों को। और सारा कुछ जो है आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, क्या बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिप्लोमा वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे वीडियो में, और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि जो हम लैब टेक्नीशियन का बताने जा रहे हैं, यह लैब टेक्नीशियन का बहाली जो है यह रेगुलर बेसिस के लिए निकला है, यानी नियमित बहाली निकला है। और इतना बहाली जो आया है, इतिहास में पहली बार इतनी बहाली किसी भी राज्य में दिया गया है। ठीक, सिर्फ और सिर्फ लैब टेक्नीशियन के लिए बहाली के लिए ऑनलाइन जान लीजिए। ऑनलाइन का जो डेट दिया गया है 4 मार्च से शुरू है और 1 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन देख लेना है ध्यान से, इससे पहले ऑनलाइन कर लेना है। चीज़ों को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं प्रयोगशाला प्रावैधिकी है, लैब टेक्नीशियन जिसे हम लोग बोलते हैं, लैब असिस्टेंट जो भी बोलिए, वो चीज़ें हैं। ठीक है ना। जो वेतन होने वाला है वो आपका 2800 ग्रेड पे लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, अच्छी खासी लेवल है, लेवल 5 की जॉब है, समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं बेहतर एक जॉब है, बेहतर सैलरी वाला है। ओके, अब जो शैक्षणिक योग्यता जो अनिवार्य है, इंटरमीडिएट या 10+2 भौतिक में, विज्ञान में, रसायन। लोग समझ लीजिए चीज़ों को कि जैसे आप लोग या तो इंटरमीडिएट होंगे या इंटरमीडिएट में आप लोग जो है विज्ञान के साथ पढ़ाई किए होंगे। ठीक है, जिसमें इंग्लिश भी होगा, तो यही होगा। साथ में या तो आप DMLT किए हैं, समझ गए, या तो आप DMLT किए हैं, या फिर आप मेडिकल बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग BMLT कहते हैं। ठीक है, ये आप उत्तीर्ण किए हैं और इससे संबंधित प्रमाण पत्र रहना आपको आवश्यक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको DMLT आप कर रखे हैं या फिर आप BMLT कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों केस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहाली रहने वाली है, वो बहाली अपना 2969 बहाली रहने वाला है। इस 2969 में 766 पद जो है वह सिर्फ फीमेल के लिए है। ठीक है ना, सिर्फ किसके लिए है, फीमेल के लिए है 766 पद। इस 766 में मेल कैंडिडेट नहीं आ सकता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। चलिए देखिए, जनरल के लिए 902 पोस्ट है। ठीक है, EWS के लिए 225, SC के लिए 595 है। ठीक है, ST के लिए 39 है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 667 है, और पिछड़ा वर्ग का 415 है, और पिछड़े वर्ग को महिलाओं के लिए 126 है। समझ गए, ये बहाली है आपका। अब ये बहाली सारा चीज़ दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो आपका उम्र की गणना की जाएगी वह अगस्त 2024 को गणना की जाएगी, यानी जिनका उम्र 1/8/24 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण गया होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम की बात करेगा तो जनरल के लिए 37 वर्ष, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला उनके लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष या महिला को 42 वर्ष। ठीक है, समझ गए। चलिए, सारा चीज़ें आप लोग यहाँ पे जान गए। अब यहाँ पे मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। जो भी कटअप होगी, जो भी आपका कटअप वगैरह होगा, वह आपका 1 अगस्त 2024 रखा गया है, जैसा कि एज वगैरह सब चीज़ में, समझ गए। आगे मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ, देख सकते हैं आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो अस्थाई बिहार के निवासी है, समझ गए। दूसरे राज्य के होंगे तो जनरल कोटी में चले जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, सारा चीज़ आपको समझा दूंगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको फॉर्म भरने से पहले नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, या EWS से है, 600 रुपये आपको फॉर्म फी लगेगा। आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, SC ST वर्ग के हैं तो 150 लगेगा। आप आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के किसी भी वर्ग के आप बिहार के अस्थायी महिला हैं तो आपको 150 रुपये लगेंगे। ठीक है, और आप बिहार राज्य के कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे महिला हो या पुरुष, आपको 600 ही लगना है दूसरे स्टेट वाले के लिए।
समझ गए। तो सीधा सीधा समझ लीजिए, जो अप्लाई होगा, ठीक है ना, जो अप्लाई होगा वह आपको दूसरे स्टेट वाले भी करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा मामला नहीं दिया गया है, ठीक है, बस आपको प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो आप दूसरे स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व में, जनरल में आप कर सकते हैं। ओके, सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अब आपको जो चयन की प्रक्रिया है देख लीजिए। लिखित परीक्षा होगा और कार्य अनुभव के आधार पर आपका चयन होगा, समझ गए। चयन आपको लिखित और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि जो आपका चयन होगा वह रिटेन एग्ज़ाम प्लस आपका यहाँ पे होने वाला है रिटेन एग्ज़ाम के साथ एक्सपीरियंस का नंबर। सीबीटी जो होगा वह 75 मार्क्स का होगा, समझ गए, और 25 मार्क्स का जो है आपका अनुभव मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या कह रहे हैं कि अनुभव प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े या किसी ट्रस्ट से संबंधित हॉस्पिटल का अनुभव लगा रहे हैं। मैं इनको सीधा बता दूं कि सरकारी छोड़कर बिहार राज्य के किसी भी अस्पताल में, सरकारी में आप कार्यरत है संविदा पर, तो आपको मिलेगा अनुभव का नंबर। वरना आप किसी ट्रस्ट में, किसी प्राइवेट में कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको अनुभव नहीं मिलेगा, सीधा समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर आपको सिलेक्शन लेना होगा इसी 75 मार्क्स यानी रिटेन के बेस पर ही सिलेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे चलिए देख लीजिए, लिखित परीक्षा जो आपका होगा 75 मार्क्स का जो रखा गया है उसमें क्वेश्चन आपको 100 ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन ही रहेगा, और इस 100 क्वेश्चन में आप 75 से गुना करेंगे तो आपको जो है कितना होगा 75, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 75 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 0.75 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने का होगा? 0.75 का। और 0.75 में 100 से गुना कीजिए, कितना आता है? 75 आता है कि नहीं आता है? तो ये आपका हो गया चयन की प्रक्रिया, ठीक है। अब जो होगा आपका एग्ज़ाम होगा वह सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की आपको समय यहाँ पे मिलेगा। और जो एग्ज़ाम आपका होगा मैं बता दूँ, वह चाहे आप बैचलर से फॉर्म भर रहे हैं या डिप्लोमा से आप फॉर्म भर रहे हैं, जो एग्ज़ाम का बेस होने वाला है वह आपका जो होने वाला है वह DMLT ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? DMLT ही रहने वाला है। चीज़ों को समझ लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। DMLT बेस ही एग्ज़ाम बेस रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग होगा, सही के लिए 1 अंक मिलेगा। देख लीजिए, सही उत्तर हेतु 1 अंक दे होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1.4 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, समझ गए। अगर एक से अधिक पाली में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। अब मैं बात करूँ एग्ज़ाम का, बातें समझ लीजिए। एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, आप अगर समान वर्ग के हैं तो 40% कम से कम लाना ही पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5% लाना ही पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो 34% लाना ही पड़ेगा। और आप अदर कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आप कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, महिला है, कोई भी कैटेगरी के, तो आपको 32% लाना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान दे लीजिए, अनुभव उन्हीं को मिलेगा, अनुभव का गणना उन्हीं को आगे किया जाएगा जो अपने कैटेगरी में मिनिमम जो मार्क्स परसेंटेज सेट किया गया है वो पार करेंगे, तभी उनके अनुभव का गणना आगे किया जाएगा, समझ लीजिए। ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देकर देख लीजिए। तो सारा चीज़ यहाँ पे मैं बता दिया, ठीक है। आपका जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, आपको सारा चीज़ जो है आपको देख लीजिए। यहाँ पे मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कोई भी चलेगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से आप DMLT या BMLT के सभी वर्षों का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता दिया, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें देख लीजिए। आप जो भी अनुभव बताएंगे, अनुभव देंगे, अगर आप जिला स्तर पर सदर में, PSC में या आप CSC में काम कर रहे हैं, आपको सिविल सर्जन से बनवाना पड़ेगा अनुभव,
ठीक है। या आप जहाँ पीएचसी सीएचसी काम करते हैं तो वहाँ के प्रभारी होते हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं तो प्रिंसिपल से या वहाँ के अधीक्षक से आप जो है बनवा सकते हैं। चीज़ों को समझिए, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो ये सारा चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें है, देख लीजिए। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन में आवेदन अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र अंक पत्रों का आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन में सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो। कहने का मतलब है कि आप जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे ना ऑनलाइन के समय, वो सारे क्लियर फॉर्मेट में कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन करेंगे डॉक्यूमेंट, उसको स्कैनर उसको प्रिंट करके आयोग रख लेगा अपने पास, और जिनका भी चयन होगा उनका वेरिफिकेशन उसी ऑनलाइन में जो दिए हैं उसी से आपका रिलेटेड होगा, ठीक है, समझ लीजिए। और ये सारा चीज़ें हैं, आपको जो भी है वो आपको आगे बताया जाएगा। और सारा चीज़ आप लोग फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिएगा, अपना सारा चीज़ रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे फोटोग्राफ की बात करेगा तो बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का छाया नहीं होनी चाहिए, समझ लीजिए। तो सारा चीज़ आपको अपलोड करना है, ठीक है। और जो भी आप अपलोड करेंगे फ़ोटो, उसका अतिरिक्त जो प्रतियां होती है वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि वही फ़ोटो का आगे आपको काम आएगा। तो सारा यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, टोटल चीज़ें। बाकी कार्य अनुभव का यहाँ पे सैंपल दे दिया गया है, आप चाहें तो इस पर भी बनवा सकते हैं या फिर अपना फॉर्मेट पर भी बनवा कर दे सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ओके। जिनको भी कुछ सवाल हो कमेंट कीजिएगा।